हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बंधन में। दोस्तों, हम लोग आज बात करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के जो साहित्य से संबंधित हमारे क्वेश्चन आंसर है उनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, ये सारे जो क्वेश्चन है सारे घटना चक्र से उठाए गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वेश्चन किसी न किसी बड़े एग्जाम में या छोटे एग्जाम में आ रखे हैं, चाहे हमारा यूपीएससी हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया, बैंकिंग एग्जाम हो गया, एसएससी एग्जाम हो गया। अब चूंकि होता क्या है कि मिडाइवल में नॉर्मली क्वेश्चन रिपीट होते हैं बहुत ज़्यादा, तो स्टूडेंट्स को ऐसे थोड़ा टफ लगता है मिडाइवल पार्ट, क्योंकि इसमें जो है कई सारे जो डायनेस्टीज आती हैं, नाम थोड़े अजीब से नाम होते हैं, याद करने में थोड़ी दिक्कत होती है। अगर लेकिन वो सारे क्वेश्चंस को लगा लें, घटना चक्र के सारे क्वेश्चन को लगा लें और इस वीडियो को एक बार देख लें, तो उनको दिमाग में ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा। अब चूंकि ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो ये काफ़ी हाई स्कोरिंग एरिया होता है। तो दोस्तों, हमने ऑलरेडी दिल्ली सल्तनत में कई सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है, जिसमें हमने पहले डिस्कस किया था भारत पर मुस्लिम आक्रमण, जिसमें हमने बात करी मोहम्मद गजनवी के बारे में, मोहम्मद गौरी के बारे में, बैटल ऑफ तराइन पार्ट 1, बैटल ऑफ तराइन पार्ट 2 के बारे में बात करी, अल बरूनी के बारे में बात करी। तो अल बरूनी के से रिलेटेड कुछ जो भी साहित्य से उनके बुक थे, उनके बारे में जो आज क्वेश्चन है उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। फिर हमने बात करी दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की। तो मोहम्मद गौरी के जो स्लेव थे उनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। उन्होंने भारत में स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत करी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आते हैं इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद आती है उनकी बेटी रजिया। रजिया के बाद आते हैं बलबन। ये राजा तो कई सारे और भी थे, लेकिन ये चार पे ही मेजरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद हमने दिल्ली सल्तनत में डिस्कस किया था खिलजी राजवंश को, जिसमें मेजरली दो इंपॉर्टेंट राजा थे। एक थे जलाउद्दीन खिलजी, दूसरे थे हमारे अलाउद्दीन खिलजी। तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है अलाउद्दीन खिलजी पे पूछे जाते हैं। और अलाउद्दीन खिलजी के जो मार्केट रिफॉर्म्स था, किस तरीके से उन्होंने पूरे मार्केट को कंट्रोल किया था, क्या क्या डिपार्टमेंट थे, तो वो उस पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर हमने बात करी तुगलक राजवंश के बारे में, जो अगर बात करें दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने वाला जो हमारा शासन काल था, तो हमारा तुगलक राजवंश का था। अब सबसे छोटा था तो हमारे खिलजी राजवंश का था। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर हमने बात करी लोधी राजवंश के बारे में। तो लोधी में मेनली 3 राजा आते हैं। फर्स्ट हमारे आते हैं इसके जो फाउंडर हैं वो बहबुल लोधी। उसके बाद हमारे इस सबसे इंपॉर्टेंट राजा हैं सिकंदर लोधी, जिन्होंने आगरा का फाउंडेशन, आगरा जो सिटी अभी जो हमारी जो राजस्थान के अंदर मौजूद है, वहाँ उसको फाउंडेशन ले किया था। फिर उसके बाद सबसे लास्ट में उसके राजा आते हैं इब्राहिम लोधी। तो इब्राहिम लोधी हार गए थे बाबर से बैटल ऑफ पानीपत में, तो वहीं पे हमारी ये लोधी डायनेस्टी खत्म हो जाती है। फिर हमने इस सीरीज में डिस्कस किया था विजयनगर एम्पायर, जिसमें हमने हरिहर और बुक्का ने जो विजयनगर एम्पायर को एस्टेब्लिश किया है, और साथ में उन चार मेजरली यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंश आते हैं। पहला हमारा संगम राजवंश, दूसरा है हमारा सलुवा राजवंश, तीसरा है तलुवा, चौथा हमारा अरावडू। तो इसी से रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे, जितने घटना चक्र में क्वेश्चन थे, उसको हमने डिस्कस किया था। फिर हमने बात करी दिल्ली सल्तनत में प्रशासन से जुड़े शब्दों को। जैसे डिपार्टमेंट हुआ करता था, दीवाने अर्ज मिलिट्री डिपार्टमेंट, जिसने बनवाया था बलबन ने उसको बनवाया था। उसी तरीके से कई सारे और दीवाने बंदगन, जो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा एक डिपार्टमेंट बनवाया गया था दास के लिए। तो उसी तरीके से कई सारे क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया। फिर हमने बात करी आर्ट एंड आर्किटेक्चर के लिए। तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर में जैसे हमारा हो गया अली दरवाजा हो गया, कुवत उल इस्लाम मॉस्क हो गया, 2.5 दिन का झोपड़ा हो गया। ये जितने हमारे इंपॉर्टेंट जो आर्किटेक्चर थे इस पीरियड के, उसको उस पर हम लोग क्वेश्चन डिस्कस किए। फिर हम लोग दोस्तों आज बात करने वाले हैं लिटरेचर पे। तो दोस्तों, जितने भी अभी हमने वीडियो को डिस्कस किया, अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में दिल्ली सल्तनत को अच्छे से कवर किया जा रहा है। तो हम लोग आज बात करेंगे दिल्ली सल्तनत में के साहित्य से जुड़े क्वेश्चन को। दोस्तों, ये कहा जाता है कि साहित्य जो है समाज का दर्पण होता है। तो अगर उस समय साहित्य नहीं होता तो हमें कई सारी चीज़ें उस समय की पता नहीं चलती कि सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसा था, लोगों का रहन सहन कैसा था, कैसे पैसे आते थे, कहाँ पैसा खर्च होता था, और साथ में लोग कैसे ट्रेड होता था, वो सब चीज़ें हमारे साहित्य से ही पता चलती हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग आज का फर्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली का सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे थे, उसका सही नाम क्या है? तो सही आंसर है इसका फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ने अपने संस्मरण लिखे थे, उसको हम लोग बोलते हैं फुतूहत ए फिरोज शाही। दोस्तों, ये नाम था उनका फुतूहत ए फिरोज शाही। उन्होंने ये संस्मरण लिखे थे ताकि वो प्रूव कर सके, लोगों को बता सके कि ये बहुत ही एक आइडियल मुस्लिम शासक थे। तो फिरोज शाह तुगलक हम लोग बात करें तो दिल्ली सल्तनत में तुगलक डायनेस्टी के सबसे लास्ट जो तुगलक डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट राजा थे वो थे हमारे फिरोज शाह तुगलक।
दोस्तों इन्होंने चालू किया था एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो बेरोजगारों के लिए, तो उस समय के हिसाब से अपने आप में बहुत बड़ी बात है। फिर उन्होंने जजिया लगाया था ब्राह्मण्स पे, तो ये अब फर्स्ट जो उन्होंने ब्राह्मण्स पे लगाया था, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे कौन से राजा थे जिन्होंने जजिया लगा दिया था ब्राह्मण्स पे, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर उन्होंने बनाया था एक दीवाने खैरात। दीवाने खैरात में क्या था कि कोई भी अगर गरीब महिला हैं, बच्चे हैं, विधवा हैं, जो खाने पीने की उनको दिक्कत हो रही है, तो उनको फ्री में दान दक्षिणा दिया जाए ताकि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी चल सके। फिर उसके बाद आता है दीवाने बंदगन। ये इन्होंने ये बनाया था स्लेव्स के लिए बनाया था। कहा यह जाता है कि फिरोज शाह तुगलक के पास करीब 1,80,000 स्लेव्स थे, और ये जो भी लड़ाई में जो भी लड़के को पकड़ के लाते थे उनको स्लेव बनाते थे और उनको अपने कारखाने में रख करके काम करवाते थे। तो उसी के लिए डिपार्टमेंट बनाया था दीवाने बंदगन। और फिरोज शाह तुगलक ने इरिगेशन का बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया था, बहुत सारे कैनाल्स बनवाए थे और बहुत सारे इन्होंने सिटीज़ बनवाई थी, जैसे हमारा हो गया हिसार हो गया, तो सिटीज़ बनवाई थी, साथ में इरिगेशन कई बहुत सारे कैनाल्स बनवाए थे। तो कैनाल से अगर कोई भी अगर पानी लेता था अपने इरिगेशन के पर्पज से, तो उसको एक टैक्स देना पड़ता था, तो उसको बोला जाता था हक ए सर बोला जाता था। ये करीब 10% टैक्स लिया जाता था इरिगेशन पे। फिर उन्होंने ये ऐसे राजा थे जिन्होंने पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट बनवाया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और इन्होंने जो फ्रूट्स की क्वालिटी है उसको बढ़िया बनाने के लिए भी इन्होंने काम किया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और देखिए इन्होंने हॉस्पिटल बनवाया था जो उसका नाम था दारुल सफ़ा। ये हॉस्पिटल बनवाया था, उसका नाम था दारुल सफ़ा। और इन्होंने 2 पिलर मंगवाए थे फ्रॉम टोपरा और मेरठ। अशोक के 2 पिलर मंगवाए थे टोपरा और मेरठ से, जिसको दिल्ली में एस्टैब्लिश किया गया था। और इन्होंने ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट बनवाया था। साथ में इन्होंने जो हज जाने के लिए, मुस्लिम लोगों को हज जाने के लिए सरकारी खर्चे पे भेजने का इन्होंने बंदोबस्त किया था। तो दोस्तों ये जो कुछ जो हमारे पॉइंट्स हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फेमस ऑथर ऑफ किताब उल हिंद। किताब उल हिंद के प्रसिद्ध लेखक कौन थे? तो उसका सही आंसर है अल बरूनी। तो अल बरूनी दोस्तों अगर आपको याद होगा, ये मोहम्मद गजनवी के साथ में आए थे और ये 1018 और 1019 में मोहम्मद गजनवी के साथ इंडिया आए थे। और इन्होंने, ये हमारे फर्स्ट मुस्लिम हैं, जो मुस्लिम पर्सन है जिन्होंने पुराण की पढ़ाई चालू करी थी, पुरानास की पढ़ाई चालू करी थी। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, फर्स्ट मुस्लिम। दोस्तों ये जो अल बरूनी है, इनके बारे में कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे इन्होंने क्या एक और किताब लिखी थी, तहकीक ए हिंद, ये रियलिटी ऑफ हिंदुस्तान। इसमें जो है वो इंडिया में उस समय क्या लोगों की जो रहने की जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन थी, खाने पीने का क्या बंदोबस्त था, उसके बारे में उन्होंने आराम से चर्चा करी थी और जिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको तहकीक ए हिंद और किताब उल हिंद, ये दोनों पे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। और इन्होंने जो है पतंजलि के योगा सूत्र को अरेबिक में ट्रांसलेट किया था, तो ये हमारे अल बरूनी ने ही इनको ट्रांसलेट किया था। दोस्तों और हमारे इंपॉर्टेंट ट्रैवलर्स हैं, जैसे इब्न बतूता हो गए, अब्दुल रज़ाक हो गए, इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमिर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? आमिर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों आमिर खुसरो पे जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे ये पर्सनालिटी है, पोएट है, ये काफ़ी बड़े स्कॉलर रह चुके हैं, तो इनके बारे में कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनका जन्म हुआ था एटा में। इनका जन्म हुआ था पटियाली, जो अभी के हिसाब से एटा डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। यह अभी फिलहाल जो है उत्तर प्रदेश के अंदर ये हमारा जगह है। अगर हम लोग बात करें आमिर खुसरो की, ये हमारे एक टर्किश ऑफिसर थे जो इल्तुतमिश के अंदर काम किया करते थे, उन्हीं के ये बेटे हुआ करते थे। और ये जो करीब आमिर खुसरो जो है करीब अलग अलग राजाओं के साथ, कई सारे शासकों के साथ काम किया है, उस पर भी आगे क्वेश्चन बनता है। जो सबसे पहले जो है ये हमारे काम कर रहे थे, बलबन के एक बेटे थे जो मुल्तान पे राज किया करते थे, उनका नाम था मोहम्मद खान। उनके यहाँ ये काम किया करते थे, लेकिन जब मंगोल्स ने आक्रमण कर दिया और मोहम्मद खान को मार दिया, तो उनको भी ये बंदी बना लिया था, आमिर खुसरो को भी बंदी बना लिया। फिर वो वहां से कैसे भागे, नहीं भागे, वो काफी अपने आप में बहुत बड़ी मिस्ट्री है। देखिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे स्वयं को भारत का तोता कहा था? पैरट ऑफ इंडिया। दोस्तों ये भी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनका नाम क्या है जो अपने आप को बोले थे भारत का तोता?
तूतू ए हिंद किससे कहा जाता है? तो उनका नाम है आमिर खुसरो। आमिर खुसरो को ही तूतू ए हिंद बोला जाता है, ये अपने आप को बोले थे। और आमिर खुसरो पे दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। ये जो है मुस्लिम पोएट थे, और वो फर्स्ट मुस्लिम ऐसे पोएट थे जिन्होंने कहा कि वो हिंदुस्तानी है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। आमिर खुसरो ने किसके विकास के अग्रणी भूमिका निभाई? तो ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है खड़ी बोली। तो खड़ी बोली को आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा हाथ था, और ये अपने आप में पहले एक मुस्लिम थे जिन्होंने बोला कि वो इंडियन है। ये बहुत अच्छी तरीके से तर्किश, इंडियन और हिंदी बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फारसी कवि थे जिन्होंने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण का चित्रण किया था? तो दोस्तों इसका फिर से हमारा सेम आंसर है आमिर खुसरो। आमिर खुसरो ने भारतीय पर्यावरण का बहुत बढ़िया चित्रण किया था अपने कविताओं और काव्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा? तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है इसके 2 आंसर हैं। इसका आंसर है ए और बी, आमिर खुसरो और शेख नियामुद्दीन आलिया। ये दोनों ने करीब 7 सुल्तान का जो है शासनकाल देखा था। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन है ये इसका आंसर होगा ए और बी होगा। जब ये नॉर्मली ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो जब भी आपको आमिर खुसरो मिले तो आमिर खुसरो टिक कर देना है। अगर शेख निजामुद्दीन औलिया मिले तो उनको टिक कर देना है। प्रसिद्ध कवि और आमिर खुसरो किसके दरबार से जुड़े हुए थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर है गियासुद्दीन बलबन। तो जैसा हमने बताया कि ये आमिर खुसरो सबसे पहले, अगर ये बलबन के जो बेटे हैं मोहम्मद खान, उनके साथ ये काम किया करते थे। लेकिन जब उनको बलबन को और पकड़ के ले गए मंगोल्स और उनके बलबन के बेटे को मार दिया, तो वहां से बड़ी मुश्किल से मंगोल से चुंगल से छुड़ा करके ये भाग के आए थे। भाग के फिर से ये बलबन के दरबार में आए थे। तो सबसे पहले इनको अगर हम लोग देखें तो ये बलबन के दरबार से जुड़े हुए थे। देखिए ये जो हम आमिर खुसरो है, इन्होंने कई सारे राजाओं के साथ काम किया, मेजरली 7 राजाओं के साथ काम किया। तो उनमें 7 आते हैं हमारे बलबन, कैकाबाद, जलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी, गियासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों हम लोग अगर बलबन की बात करें तो बलबन बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है हमारे स्लेव डायनेस्टी के, क्योंकि इन्होंने ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी चालू किया था। दूसरी बात, इन्होंने दीवाने अर्ज को भी चालू किया था। ठीक है, दीवाने अर्ज के बाद इन्होंने सजदा और पैबोस को भी चालू किया था। सजदा और पैबोस, जिसमें क्या होता था कि आपको राजा के सजदा में राजा के सामने झुक के उनको प्रणाम करना पड़ता था, और पैबोस में राजा के पैरों को छूना पड़ता था। तो ये जो है कई सारे क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कवि आमिर खुसरो किसके दरबार में रहते थे? देखिए यहाँ पे फिर से अलग राजा का नाम आ गया। ये दूसरे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ऐसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी हमने जस्ट देखा था, इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा इसका अलाउद्दीन खिलजी। अगर हम लोग दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करें तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, क्योंकि उन्होंने जो है सबसे पहले बात तो मार्केट रिफॉर्म्स लेकर के आए थे। जो उस समय किसी भी चीज़ का प्राइस कंट्रोल करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो मार्केट रिफॉर्म्स लेकर के आए थे, और साथ में उन्होंने कैपिटल बनाया था सीरी, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर हम लोग बात करें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, तो अलाउद्दीन खिलजी जो है घोड़ों का दाग सिस्टम चालू किया था। तो वो भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि घोड़ों का दाग सिस्टम किसने चालू किया था, तो उसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और अलई दरवाजा, जिसके बारे में हम लोग आर्ट एंड आर्किटेक्चर में देखा था, तो वो भी हमारा अलाउद्दीन खिलजी के समय ही बना था। जो हमारा अलई दरवाजा है वो पार्ट ऑफ कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क का पार्ट है, जो हमारे कुतुब मीनार के बगल में है। और इन्होंने वो ऐसे पहले राजा थे अलाउद्दीन खिलजी जिन्होंने सोल्जर्स को कैश में पेमेंट चालू किया था। आपको दोस्तों अगर याद होगा कि पद्मिनी का जो जौहर हुआ था, तो वो भी अलाउद्दीन खिलजी के समय ही हुआ था। तो उसकी जो चर्चा है आमिर खुसरो अपने किताब में करते हैं। और जो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, एक लैंड रेवेन्यू को वो हाफ लेते थे, मतलब जितना भी लैंड है उसको मेजर करने के बाद आधा पैसा वो एज ए टैक्स लेते थे। और ये अलाउद्दीन खिलजी हमारे ऐसे राजा थे जिन्होंने पहली बार घड़ी टैक्स और चरवाहा टैक्स, 2 टैक्स उन्होंने लगवाए थे, एक चरवाहे के लिए और एक घड़ी टैक्स। तो दोनों टैक्स लगाने वाले ऐसे पहले राजा थे। और अलाउद्दीन खिलजी ही अपने आप को सिकंदर के समान मांगते थे, सिकंदर वो चाहते थे, और उन्होंने टाइटल भी दिया था अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो उन्होंने अपने आप को टाइटल दिया था अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो उस अलेक्जेंडर के बराबर वो नाम कमाना चाहते थे और पूरी दुनिया पे कब्जा करना चाहते थे, इसलिए उनका अलग टाइटल था सिकंदर ए सानी, अपने आप को टाइटल दिया था।
दोस्तों ये देखिए यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी, जिनके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि वो किसके दरबार में रहे थे। तो दोस्तों ऐसा कई बार आपको आमिर खुसरो के बारे में पूछा जाएगा कि वो किसके किसके दरबार में रहे थे, तो आपको इस सातों राजा का नाम याद करना पड़ेगा। देखिए आमिर खुसरो ने कई सारे इंपॉर्टेंट जो है रचनाएं करी थी, उसमें ये हमारे हमने कुछ रचनाएं को दे दिया है जो एग्जाम में नॉर्मली ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे हमारा मिफ्ताह उल फुतह, मिफ्ताह उल फुतह में उन्होंने ये डेडिकेट किया था जलाउद्दीन फिरोज खिलजी को, तो वो इसमें चर्चा किए थे, उनकी जो विक्ट्री हुई थी लड़ाई पे उसके बारे में उन्होंने चर्चा किया था। फिर नेक्स्ट किताब है उनकी खजैन उल फुतह। खजैन उल फुतह यह अलाउद्दीन खिलजी के जो उन्होंने लड़ाई करके जीती थी उसके बारे में उन्होंने चर्चा किया था। एक असिका है, असिका में उन्होंने डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब किया था द्योल देवी और उनके पुत्र खिज हाका को। फिर जो है नाइन हेवंस, ये नाइन हेवंस जो है इसमें उन्होंने बताया था कि 10 रीजन उसने बताया, जिस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नाइन हेवंस या फिर नूर सिपा, इसमें उन्होंने करीब 10 रीजन बताए थे जिसमें और बताया था कि भारत जो है धरती पे स्वर्ग क्यों कहा जाता है। फिर ये तुगलकनामा, ये गयासुद्दीन तुगलक के लिए क्यों उनको उन्होंने डेडिकेट करके लिखा था, तो ये तुगलकनामा गयासुद्दीन तुगलक के लिए उन्होंने लिखा था, तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो आमिर खुसरो क्या थे, तो इसका आपको सही आंसर देखिए क्या होगा, ये सारा होगा ABCD चारों होंगे। क्यों? क्योंकि ये देखिए कवि भी थे, इतिहासकार भी थे, संगीतकार भी थे, तो इसका सही आंसर है D। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई फारसी काव्य सबक ए हिंदी या हिंदुस्तानी शैली के जनक कौन थे, तो इसका सही आंसर है फिर से हमारे आमिर खुसरो, इसका सही आंसर है। देखिए आमिर खुसरो पे दोस्तों कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगर हम लोग साहित्य पे बात करें दिल्ली सल्तनत के काल में निम्नलिखित में से किसे हिंदी खड़ी बोली के जनक के रूप में जाना जाता है। दोस्तों फिर से इसका अगेन हमारा अभी हमने इसका क्वेश्चन पहले भी देखा था किसी और फॉर्मेट में, यहाँ दूसरे फॉर्मेट में देख रहे हैं, सेम क्वेश्चन है, तो इसका भी सेम आंसर है हमारा आमिर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं के ज्ञाता थे, ऐसे कौन आदमी थे जो हिंदी और फारसी के बहुत बड़े ज्ञाता थे, तो इसका अगेन फिर से हमारा आंसर है आमिर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है किताब ए नौरस ए कलेक्शन ऑफ सॉन्ग इन प्रेज ऑफ हिंदी डेटीज एंड मुस्लिम सेंट्स वाज रिटन बाय इब्राहिम आदिल शाह टू, और इसका दूसरा ऑप्शन आमिर खुसरो भारत में कव्वाली संगीत शैली की शुरुआत किया, तो इसका सही आंसर है बोथ। दोस्तों ये जो किताब ए नौरस है, अगर हम लोग किताब ए नौरस की बात करें तो ये इब्राहिम आदिल शाह के द्वितीय के द्वारा ये किताब लिखी गई थी, तो ये बिल्कुल सही है, ये सही आंसर है। और सेकंड ऑप्शन भी सही है, कव्वाली के जनक के रूप में आमिर खुसरो को जाना जाता है। दोस्तों आदिल शाह के बारे में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि उन्होंने कौन सी सिटी को एस्टेब्लिश किया, तो उसका एक और जगह का नाम है, उन्होंने सिटी नौरसपुर को उन्होंने एस्टेब्लिश किया था, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आमिर खुसरो के बारे में और भी क्वेश्चन देखते हैं। देखिए उन्होंने कव्वाली के जनक थे और उन्होंने हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक को काफ़ी एनरिच किया, और ये भी कहा जाता है कि जो स्टाइल ऑफ म्यूजिक है जैसे ख्याल और तराना, उनको भी आमिर खुसरो ने ही उसको चालू किया था। और तबला और सितार के बारे में भी क्वेश्चन आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तबकात ए नसीरी के लेखक कौन थे, दोस्तों इसका सही आंसर है, दोस्तों इसका आमिर खुसरो आंसर नहीं है, यहाँ पे आप बिल्कुल चौकन्ने हो जाइए क्योंकि ये जो क्वेश्चन है अब चेंज हो गया है। तो सही आंसर है मिन्हास अम सिराजी, मिन्हास अम सिराजी इसके लेखक हैं। दोस्तों ये जो है ये जो किताब है इन्होंने डेडिकेट किया था नसीर उद्दीन को। दोस्तों ये जो किताब है ये करीब 23 वॉल्यूम में लिखा गया है, और इसमें काफ़ी गहन तरीके से इस्लामिक वर्ल्ड को पूरी तरीके से पर्शियन में चर्चा किया गया है। और इसमें जो है अगर इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया है, रेवती के द्वारा इसको इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया है, और इसमें जो मोहम्मद गौरी के जो इंडिया पे आक्रमण किया था, कैसे उन्होंने विजय प्राप्त करी, और इंडिया में क्या बख्तियार खिलजी ने कैसे कब्जा किया हमारे नालंदा के ऊपर, उसके बारे में काफ़ी डिटेल से चर्चा मिलती है। ये किताब है तबाकत ए नसीरी, लिखा गया है मिन्हास उस सिराज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार पर बख्तियार खिलजी के आक्रमण का सबसे पहले विवरण किसमें है, तो दोस्तों हमने जस्ट इसका भी क्वेश्चन को देखा था, किताब को देखा था, उसी में इसकी चर्चा थी, तो इसका नाम था तबकात ए नसीरी। तो तबकात ए नसीरी के हमने अभी जस्ट राइटर का नाम देखा मिन्हास ए सिराज। तो दोस्तों ये बुक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो है बख्तियार खिलजी ने जब कब्जा किया था बिहार के ऊपर, और नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, उदंतपुर यूनिवर्सिटी को जब आग लगाया था, और
उन्होंने बहुत बर्बर तरीके से वहाँ के बौद्धों को जला दिया था, बौद्धों को बहुत तरह खून खून खराबा मचाया था, उसके बारे में डिटेल से चर्चा करी है। तो बख्तियार खिलजी थे कौन? बख्तियार खिलजी जो है मोहम्मद गौरी के ही स्लेव थे। और मोहम्मद गौरी नहीं चाहता, उसको ये सोचा नहीं था कि उसने बिहार बंगाल पे कब्जा करेगा, लेकिन उसका स्लेव जो है बख्तियार खिलजी ने ऐसा काम किया था। उसने जो है 1193 से लेकर के 1202 तक बिहार बंगाल को कब्जा कर लिया। और जो बख्तियार खिलजी ने क्या किया था, 1198 से 1203 तक बंगाल के उस समय रूलर हुआ करते थे लक्ष्मण दास को वहां से हटा करके नया कैपिटल का एस्टैब्लिश किया था। उसका नाम था लखनऊती नया कैपिटल बनाया था। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भाषा को दिल्ली के सुल्तानों ने संरक्षण दिया था? दोस्तों बहुत ही आसान आंसर है, इसका है फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में अभ्रंश शब्द का प्रयोग किस लिए किया गया था? तो इसका सही आंसर देखिए, ये दोस्तों अभ्रंश जो है हम लोग एक डिसफॉर्म्ड लैंग्वेज है, जो नया लैंग्वेज का इवोल्यूशन हो रहा था हमारे जो मेडिवल टाइम में, उसका एक फॉर्म है। तो इसको किस लिए यूज़ किया जाता था? तो इसका सही आंसर है कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के प्रारंभिक रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों अगर हम लोग बात करें अभी के कंटेक्स्ट में, जो हमारे लैंग्वेजेस हैं वो सभी हमारा जो है भारोपीय भाषा परिवार से हमारी चालू हुई थी। और हम लोग अगर मिडिल टाइम में आ जाए, मिडेवल टाइम में आ जाए, तो ये सब जो है अपभ्रंश थी, अपभ्रंश का है हमारी पार्ट थी। और उससे जाकर के अगर आप देखिएगा तो बिहारी, उड़िया, बंगाली, असमीज, मराठी, ये सारी जो लैंग्वेज हमारी वहाँ से इवॉल्व होती हैं। यहाँ पे देखिए बीच में हमारा आता है अपभ्रंश। ये देखिए यहाँ पे है अपभ्रंश। अपभ्रंश जो है एक हमारा बीच में जो इवोल्यूशन हो रहा था, लैंग्वेज का इवोल्यूशन हो रहा था, वो हमारा बीच का उसका पार्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे मैच करना है, मैच दी फॉलोइंग। तो इसमें सही आंसर देखिए, कौन से किताब किसने लिखा था? हमने अभी देख लिया मिनहाज ए सिराज का तो किताब हमें पता ही है। इसका सही आंसर, इसका तो ये तो मैच हो रहा है, जैसे कि सी का 2 तो है ही। तो सी का 2 देखिए किस में है, तो यहाँ पे देखिए सी का 2 है हमारा, एक ही में बनता है, तो ये डी में इसका आंसर है, इसका आंसर ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने ये देख लिया मिनहान से सिराज का तो तबाकत नसीरी है। जियाउद्दीन बरनी ने लिखा था किताब, ये बहुत फेमस किताब है। जियाउद्दीन बरनी ने तारिक ए फिरोज शाही किताब लिखा था। तो ये भी कई बार इसके बारे में पूछा जाता है, तो आपको ये सभी जो है किताबों का नाम याद रखना है, ठीक है। हसन निजामी ने लिखा था ताज उल मसीर, याहिया बिन अहमद ने लिखा तारिक ए मुबारक शाही। तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये देखिए किताब है तारिक ए फिरोज शाही, इसको 2 लेखक हैं जिसके बारे में अभी क्वेश्चन आएगा, बरनी और ये आफिफ। फिर है हमारा ये जो दूसरा किताब है हसन निजामी ने ताज उल मसीर जो है हसन निजामी के द्वारा लिखा गया है। फिर नेक्स्ट किताब है तारिक ए मुबारक शाही, ये लिखा गया है अहमद बिन अब्दुल्ला सिरहिंदी के द्वारा, याहिया बिन अहमद बिन अब्दुल्ला सिरहिंदी के द्वारा ये किताब लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारिक ए फिरोज शाही के लेखक कौन थे? अभी जस्ट हमने इसका आंसर देखा कि क्या था। इसका सही आंसर है ए और बी, दोनों इसके आंसर है, क्योंकि अगर आप देखेंगे फोटो में तो यहाँ पे पीछे चल के एक बार फोटो देखते हैं। ये देखिए फोटो में इसके 2 लेखक हैं ना, इसके तारिक ए फिरोज शाही के 2 लेखक हैं इसके, एक है हमारे बरनी, दूसरे हमारे आफिफ। तो इसका 2 आंसर है, ए एंड बी बोथ इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी फिर से मैच करना है दोस्तों। किताब है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी हमने देखा इसमें से फिर से हमारे तबकत नसीरी है, तो ये मिनहास के द्वारा ये लिखा गया है। अभी हमने जस्ट देखा ये, और इसका सही आंसर है सी, सही आंसर है सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, निम्नलिखित संगीत वाद्य यंत्रों में से कौन सा वाद्य यंत्र हिंदू मुस्लिम सद्भाव का बेहतरीन उदाहरण है? तो सही आंसर इसका देखिए, ये जो अब ये फिर से हमारा जो है वाद्य यंत्र पे आ गया है, तो ये हमारा फिर से आमिर खुसरो की तरफ क्वेश्चन फिर से आ गया है। तो सही आंसर है इसका सितार। तो हिंदू मुस्लिम सद्भाव का ये क्यों है? क्योंकि ये जो वाद्य यंत्र बनाया गया था आमिर खुसरो के द्वारा बनाया गया था। तो आमिर खुसरो ने तबला और सितार बनाया था। उसमें देखिए इंडियन वीना को मिला और इरानियन तंबूरा को मिला करके उन्होंने सितार बनाया था। तो इसलिए बोला कि ये हिंदी मुस्लिम सद्भाव का ये रूप है। तो सितार को भी बनाया था आमिर खुसरो ने, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये 2 चीज़ को मिला के बनाया गया था, भारतीय वीना और ईरान का तंबूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तबला किसके द्वारा बनाया गया था? दोस्तों ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है फिर से, लेकिन फिर से इसका आंसर हमारा सेम ही है, आपको बस आंसर ध्यान में रखना है। तबला हमारा अगेन फिर से बनाया गया है आमिर खुसरो के द्वारा। तो दोस्तों तबला जो है मृदंग जो होता है, भारतीय मृदंग का एक दूसरा रूप है। इसमें दोनों तरफ से बजाने का हो करता था, तो उसको एक तरफ से कर दिया गया तबला और फिर तबला बना दिया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक को भारत को संगीत पर एक पुस्तक लिखने के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है राणा खुम्बा। राणा खुम्बा के बारे में हमने तो देखा ही था, हमने लास्ट वीडियो में उनके बारे में पढ़ाई करी थी, वो एक क्वेश्चन था उसके बारे में, तब हमने डिस्कस किया था। तो राणा खुम्बा के ने ही एक कीर्ति स्तंभ स्थापित किया था चित्तौड़ में। ये कीर्ति स्तंभ था चित्तौड़ में, जिस पे प्रशस्ति लिखी गई थी उनकी। तो प्रशस्ति लिखी गई थी अतरी, और इस पे देखिए चित्तौड़ में इस पे प्रशस्ति लिखी गई है। प्रशस्ति ये लिखी गई है हमारी अतरी और उनके बेटे महेश के द्वारा प्रशस्ति लिखी गई है। तो ये कहाँ मौजूद है? ये चित्तौड़ में मौजूद है। राणा खुम्बा ने ये जो है बनाया था कीर्ति स्तंभ चित्तौड़ में, जब उन्होंने मोहम्मद खिलजी को हरा दिया था, 1440 में हरा दिया था। तब उन्होंने 1440 से 1448 में हराया था, तब उन्होंने ये कीर्ति स्तंभ की स्थापना करी थी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो ये जो है इसमें से आपको सही मैच करना है। तो इसका सही मैच है हमारा सी, ये पुंडरीक विठला का जो है रागमाला। दोस्तों ये बार भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों आज के लिए हमारे पास इतने ही क्वेश्चन थे जो घटना चक्र में दे रखे थे। आशा करते हैं आपको ये सीरीज हमारी पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही तो कृपया करके लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों हाँ, ये पूरी मेडाइवल सीरीज अच्छी तरीके से कंप्लीट किया जाएगा, तो हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।